बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत। स्पेशलाइजेशन सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि अगर हम ये चाहते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम में टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो बेहतर अंदाज में सेट किया जाए तो उसके लिए हमें एक टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो सेट करनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए जो मैंने पहला स्टेप बताया था वो है टीचर की पर्सनैलिटी। टीचर की पर्सनैलिटी जो है वैसे तो बेसिकली हर टीचर को पता होता है कि बीइंग अ टीचर उसे किस तरीके से जो है वो ड्रेसअप होना है और किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम जब इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि टीचिंग लर्निंग की एक इन्वायरमेंट सेट करनी है और जिसके मैंने 4 स्टेप्स बताए थे कि पहला स्टेप टीचर की पर्सनैलिटी है, क्योंकि टीचर जो है वो मेन सेंटर है या मेन टीचर का फोकस है, क्योंकि टीचर ने ही जो है वो पढ़ाना है और तमाम टीचिंग लर्निंग की इन्वायरमेंट उसी ने सेट करनी है। दूसरी स्टेप मैंने बताई थी कि इफ़ेक्टिव डोमेन के मुताबिक स्टार्ट ऑफ द लेसन है, जो कि किस तरीके से बेहतर अंदाज में टीचर शुरू करेगा। तीसरे नंबर पर मैंने ये बताया था कि कॉग्निटिव डोमेन जो कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी के मुताबिक है, अंडरस्टैंडिंग किन टीचिंग मेथड्स के तहत टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को दे सकता है। और आखिर में मैंने बताया था साइकोमोटर डोमेन के तहत एवेल्यूशन और असेसमेंट का प्रोसेस, जिससे ये पता चले कि तालिब इल्मों ने कितना नॉलेज जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है। अच्छा, अब मैं पहले स्टेप पर बात करती हूँ जो कि टीचर की पर्सनैलिटी से मुतालिक है। टीचर की पर्सनैलिटी से मुतालिक जो पहली चीज़ है वो है टीचर की ड्रेसिंग। टीचर की ड्रेसिंग इस किस्म की होनी चाहिए कि टीचर को जो है वो नाइस नज़र आना चाहिए, डिसेंट नज़र आना चाहिए। तकरीबन तमाम ही टीचर्स जो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी मौजूद हैं उनको ये बात मोस्टली मालूम होती है कि उन्होंने जो है वो किस अंदाज में बेहतर ड्रेसिंग करनी है। आमतौर पर यह कि ड्रेसिंग में ये ख्याल करना चाहिए कि सॉफ्ट कलर्स यूज़ किए जाएं और टीचर जो है जब वो सुबह सुबह क्लास में मौजूद है तो उसको फ्रेश और एक्टिव नज़र आना चाहिए। ज़्यादातर जो है वो बहुत हैवी मेकअप करने से या हैवी ज्वेलरी पहनने से और बहुत ज़्यादा ब्राइट ड्रेसेस पहनने से अवॉइड करना चाहिए, जो कि तकरीबन सारे ही टीचर इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। क्योंकि जब क्लासरूम के अंदर टीचर एक तो ये कि सुबह सुबह डल नज़र आएगा, एक्टिव नहीं होगा और वो बिल्कुल नीट, क्लीन, डिसेंट और बहुत सॉफ्ट और लाइट कलर्स के साथ जो है वो क्लास में होगा तो उस सूरत में उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। लेकिन अगर हैवी ज्वेलरी, ब्राइट कलर्स और बहुत हैवी मेकअप होगा तो ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा वो इन चीज़ों की तरफ जो है वो तवज्जो करेंगे। तो उसमें यही है कि टीचर को लाइट जो है वो कलर्स यूज़ करने चाहिए, सॉफ्ट, बहुत लाइट सॉफ्ट सा जो है वो मेकअप करना चाहिए ताकि वो सुबह फ्रेश नज़र आएँ। उनकी डिसेंट और क्लीन लुक होनी चाहिए और वो बहुत नाइस और गॉर्जियस नज़र आ रहे हों। अच्छा, ये तो ड्रेसिंग के हवाले से जो है वो पहला स्टेप है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो ड्रेसिंग के हवाले से। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि जो टीचर है उसका इतना विज़न होना चाहिए, उसको जो है वो उसकी इतनी इंसाइट होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि वो हर क्लास के बच्चे को जो है वो समझ सके। इस हवाले से कि ये बच्चा जो है इसको मटेरियल को समझाने के लिए मैंने ऐसे ट्रीट करना है, इस बच्चे को नॉलेज देने के लिए मैंने इस अंदाज़ में ये टेक्निक यूज़ करनी है। ये बच्चा नॉटी है लेकिन ये ज़हीन है, तो उसमें ये कि ये इस नॉटी बच्चे को मैं ट्रीट इस अंदाज़ में करूँगा या करूँगी। यानी टीचर की इतना विज़न होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि वो क्लास में मौजूद तमाम बच्चों को इस हवाले से आइडेंटिफाई कर ले कि किस बच्चे को किस तरीके से उसने ट्रीट करना है, क्योंकि सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ही मेथड, एक ही अंदाज़, एक ही तरीका और एक ही बिहेवियर अडॉप्ट नहीं किया जाता। टीचर जो है वो अपनी समझ से, अपने विज़न और अपनी अक्ल से बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में सॉर्ट आउट कर लेता है और उसके बाद उन बच्चों को जो जिस कैटेगरी में वो सॉर्ट आउट करता है उसी अंदाज में उनको ट्रीट करता है ताकि उनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग या समझ दी जा सके। नाटी बच्चे हैं, उनके लिए एक डिफरेंट टेक्निक होती है कि पढ़ा तो दिया, उसके बाद उनको किस तरीके से स्टेबल क्लास में बिठाना है। जो फास्ट लर्नर हैं वो बात को जल्दी समझ लेते हैं, स्लो लर्नर जो हैं उनकी किस अंदाज में हेल्प करनी है, पैसिव बच्चे जो हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो उसकी इतनी विजन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्लास के इन्वायरमेंट में बच्चों को देखकर उन्हीं की जो IQ लेवल है और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक उन्हें ट्रीट करे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि टीचर को इमोशनली जो है वो स्टेबल होना चाहिए। इमोशनली स्टेबल होने का मतलब ये है कि बाज़ वक़्त बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं, बाज़ वक़्त बच्चे क्लास में शोर कर रहे होते हैं, बाज़ वक़्त कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहा है, लेकिन ये कि ये तरीका नहीं हो सकता
कि टीचर जो है वो इरिटेट हो जाए। ज़ाहिर है वो टीचर है, उसने तमाम बच्चों को क्लास में जो है वो ट्रीट करना है, उसने नॉलेज भी देना है उनको और इस अंदाज़ में देना है कि बच्चों की पर्सनैलिटी स्प्रेस ना हो बल्कि वो ग्रूम करें। तो उसमें यह है कि तमाम बच्चों को जो है वो कोई शरारतें कर रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहा है, कोई बिल्कुल जो है वो होमवर्क नहीं करके लेकर आता, तो उसके साथ ज़ाहिरी बात है कि टीचर को तहम्मुल के साथ मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स यूज़ करके आहिस्ता आहिस्ता तमाम बच्चों को ट्रैक पर लेकर आना है। तो अगर टीचर इमोशनली स्टेबल नहीं होगा और पहले ही स्टेप पर इरिटेट होकर जो है वो तालिब इल्मों को डांटना शुरू कर देगा, गुस्सा करना शुरू कर देगा या तालिब इल्मों को जो है वो इग्नोर करेगा या करेगी, तो उस सूरत में ज़ाहिरी बात है कि वो उसके अपने इमोशंस जो हैं वो तालिब इल्मों को बात समझाने के मामले में हर्डल बन जाएंगे। तो क्लासरूम में ये बात तो अंडरस्टूड होती है या ये सबको ये बात समझ आती है कि जो है वो बच्चे जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और तमाम बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते या तमाम क्लासेस कंफर्टेबल नहीं होती। तो टीचर को इमोशनली जो है वो स्टेबल होना चाहिए कि वो तालिब इल्मों को इस अंदाज़ में ट्रीट करे कि हर तालिब इल्म जो है उसको ये लगे कि टीचर उसको तवज्जो दे रहा है, टीचर जो है उसकी बात को समझ रहा है। कोई बच्चा शोर कर रहा है, कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल कर रहा है, कोई बच्चा जो है वो काम नहीं करके आता, तो उनको टेक्निक्स के साथ टीचर आहिस्ता आहिस्ता उनको एक सही पाथ पे लेकर आएगा। उसके बाद ये कि टीचर को ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि अपना लेसन प्लान करके आए, अपनी तमाम रिक्वायर्ड चीज़ें जो कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए चाहिए होती हैं वो उसके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके पास वीकली प्लान होना चाहिए। वीकली प्लान का मतलब ये होता है कि बाज़ टीचर्स ये भी कर रहे होते हैं कि एक कंसेप्ट जो है उन्हें वो पहले पढ़ा देते हैं और उससे रेलेवेंट जो कुछ कंसेप्ट जो हैं वो मिस करते हैं, फिर एंड वाले कंसेप्ट पहले पढ़ा देते हैं और जो मिस हो गए हैं वो बाद में पढ़ाते हैं। तो जब किसी भी टॉपिक में कॉन्टीन्यूटी नहीं रहती तो उस सूरत में बच्चों के लिए बात को समझना भी मुश्किल हो जाता है। और इस बात को आप स्पेशली बहुत अच्छी तरह समझ लें कि जो सीक्वेंस हम पढ़ाने में अपनी बच्चों को जो है वो टीचिंग के जो डिफरेंट मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं उनमें उनको एवेल्यूएशन करने में जो हम सीक्वेंस यूज़ करेंगे यही सीक्वेंस बच्चों की पर्सनैलिटीज़ के अंदर भी बिल्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ख़ास ख्याल रखें कि एक तरतीब से चलें, एक वीकली प्लान बना लें कि ये मेरे पास जो हैं वो यूनिट्स हैं या लेसन हैं जो कि मैंने इस वीक में पढ़ाने हैं और इनको पढ़ाने के लिए ये पैटर्न होगा और ये प्लान होगा और उसी प्लान के मुताबिक पढ़ाएं और एक सीक्वेंस में चलें। सीक्वेंस में चलने का ये भी फ़ायदा होता है कि जब एक कंसेप्ट जो कि उस टॉपिक से रेलेवेंट है जो पहले पढ़ाना है वो पहले पढ़ा दिया, एक्सप्लेनेशन उसके बाद आई, एग्जांपल्स उसके बाद आई, उससे मुतल्लिक जो है वो चीज़ें जो कि उन्होंने खुद से क्रिएट करनी है वो बाद में आएंगी, तो खुद ब खुद चीज़ें समझ आ रही होती हैं। जब हम मुश्किल टॉपिक पहले ले जाएंगे और आसान टॉपिक बाद में पढ़ाएंगे तो तालिब इल्मों को अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होगा। तो टीचर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, अपना तमाम जो वीकली प्लान है अपना वो बना के आने चाहिए, हर टॉपिक के लिए लेसन उसका प्लान होना चाहिए और फिर ये कि डे के बाद जो जो काम उसने स्टूडेंट्स या बच्चों को दिया है वो तमाम काम उनसे पूछे और वो नोट डाउन करे अपनी डायरी में, ताकि बच्चों को पता हो कि टीचर को चीज़ें याद भी रहती हैं और वो जो चीज़ें हमारे ज़िम्मे लगाई हैं टीचर ने नेक्स्ट डेज में उसी के मुताबिक चेक भी करनी है। तो वो डायरी में नोट किया हुआ हो कि होमवर्क इस डे को चेक करना है, तालिब इल्मों ने इस डे को ये काम चेक कराना है इस डे को, ताकि तालिब इल्मों को पता हो कि हाँ, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे ये समझते हैं कि टीचर भूल जाते हैं, तो उसमें यह कि वो सब कुछ नोटेड होगा तो उस सूरत में वो आराम से उसी हिसाब से आगे चलेंगे। तो टीचर को ऑर्गेनाइज होना चाहिए। उसके बाद ये कि टीचर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना क्या है कि उसकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट हो, कि उसको पता हो कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रही हूँ ये मटेरियल बिल्कुल सही है, मैंने इस अंदाज़ में इसको पढ़ाना है, ये टीचिंग मेथड यूज़ करना है। और ये कॉन्फिडेंस उसी वक्त आता है जब आप बहैसियत टीचर नाइस और डिसेंट तैयार होकर आते हैं। सुबह आप अपना तमाम काम प्लान करके जो आपने काम करना है उसके बारे में रात को अपने जो आपकी डायरी है, जो आपका रजिस्टर है या जो भी नोट्स हैं, जो भी आपने बच्चों को पढ़ाना है वो सब कुछ आपने मैनेज करके रखा है। सुबह सुबह आप वो सब कुछ लेकर क्लास में आते हैं, उसकी तैयारी करके आते हैं, उसका प्लान बना हुआ होता है, आप नीटली और नाइसली ड्रेस्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको कॉन्फिडेंट बना रही होती हैं। क्योंकि अगर हमें ये अलार्म हो रहा हो कि ओह आज मेरा ड्रेस कुछ क्लीन नहीं है, तो ये चीज़ जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रही होती है कि हमें लगता है कि नहीं, हमने आज वो ड्रेस नहीं पहना जो एक बीइंग अ टीचर हमें पहनना चाहिए था, ये बहुत नीट और क्लीन होना चाहिए था। या आपको ये अंदाज़ा है कि आज जो मैंने पढ़ाना है उस टॉपिक को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, कुछ चीज़ें वीक हैं और समझाने में प्रॉब्लम होगी, वो चीज़ें भी हमारे कॉन्फिडेंस को ख़राब कर रही होती हैं। कुछ ये भी होता है कि अगर हमने कुछ चीज़ें रात को हमने सारी चीज़ें मैनेज नहीं की
तो उस सूरत में ये कि सुबह में जो है वो हमने कुछ चीज़ें नहीं उठाई, कुछ लेसन नहीं उठाए या कुछ चार्ट्स या हेल्पिंग एड्स नहीं उठाई, तो वो चीज़ भी हमें प्रॉब्लम कर रही होती है। तो टीचर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको जो है वो नाइस और डिसेंट ड्रेसअप है, वो उसके पास तमाम मटेरियल मौजूद है पढ़ाने के लिए, उसके पास अपनी डायरी है, लेसन प्लान है और तमाम रेलिवेंट चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें जो उसके सब्जेक्ट के ऊपर उसकी मास्टरी है, तो यही चीज़ें उसको कॉन्फिडेंट कर रही होती हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रही होती हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंट होने के बाद एक और चीज़ आ जाती है और वो ये है कि टीचर को सोशल और फ्रेंडली भी होना चाहिए। सोशल और फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि ये नहीं कि टीचर उस तरह बच्चों का दोस्त बन सकता है जिस तरह के उसकी क्लास के दूसरे बच्चे हैं, लेकिन टीचर उस तरह उनका दोस्त बन सकता है कि एक डिस्टेंस भी रहे, जो कि एक रिस्पेक्ट का डिस्टेंस है कि वो टीचर है और वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इतना डिस्टेंस ना रहे कि बच्चे अपनी बात टीचर को ना बता सकें कि हमें ये बात नहीं समझ आ रही, हमारा ये प्रॉब्लम है, और हमें और बच्चों की पर्सनैलिटी जो है वो उसके रोब में इतनी ना दब जाए कि वो स्ट्रेस्ड हो जाएं और वो जो है वो कोई बात या एक्सप्लेनेशन करते हुए चाहे उन्हें आता हो वो उसको भूल जाएं। तो उसमें यह कि इतना एक जो रिलेशनशिप टीचर स्टूडेंट का होता है हर एज के बच्चों के हवाले से, उनकी प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं तो टीचर को ज़रा ज़्यादा जो है वो उनके साथ वार्मली और थोड़ा क्लोज़ रिलेशनशिप में आना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो है वो मदर स्टाइल जो है वो रखना पड़ता है। लेकिन इतना क्लोज़ भी नहीं कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाएं और बात ना सुने, लेकिन इतना डिस्टेंस भी नहीं कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल रोब और पर्सनैलिटी की वजह से अपना सबक ही भूल जाएं या वो बात ना बता सकें कि उन्हें नहीं समझ आया या उनके घर में कोई इशू है या उनकी पर्सनैलिटी का कोई इशू है जो टीचर को ना पता चल सके। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि टीचर को जो है वो क्रिएटिविटी के लिए हमेशा ख़ुद भी क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। टीचिंग के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक वीक एक तरीके से पढ़ा दिया है तो नेक्स्ट वीक उसको चेंज कर लें, या एक वीक में 2 दफ़ा डिफरेंट तरीके अडॉप्ट करें ताकि बच्चे बोर ना हो जाएं। कभी ग्रुप मेथड से पढ़ा दिया, कभी जो है वो क्वेश्चन आंसर का मेथड कर लिया, कभी बच्चों को प्ले वे मेथड से पढ़ा दिया, क्योंकि हम ज़्यादातर अभी प्राइमरी लेवल पर सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहे हैं। तो उसमें यह कि उसको खुद डिफरेंट तरीके नए जब एक दफ़ा टीचर जो है वो कुछ तरीके अडॉप्ट करना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका माइंड जो है वो जो तरीके हैं उनको खुद से ग्रो करता है, खुद से जो है वो बता रहा होता है कि अब ये तरीका भी यूज़ हो सकता है, ये तरीका भी यूज़ हो सकता है। और बच्चों को भी इस बात की इजाज़त दें कि वो अगर क्रिएटिव बनना चाहते हैं, कोई नया तरीका बताते हैं कि टीचर आज हम इस तरीके से जो है वो ये काम कर लें, तो देखें कि हाँ अगर ये तरीका बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है और उसमें ज़्यादातर बच्चे सबके सब इन्वॉल्व भी हो रहे हैं और कुछ ना कुछ लर्न भी कर रहे हैं, तो उन्हें कहें कि ठीक है आज आपकी मर्ज़ी का तरीका हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उसमें यह है कि जहाँ टीचर वीक में 1 या 2 तरीके अपने पढ़ाने के लिए बता रहे हैं, वहाँ अगर बच्चों को भी कोई क्रिएटिविटी का तरीका या कोई भी नई बात वो बताएं या नई चीज़ बताएं तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें और कहें कि हाँ ठीक है इस तरीके से जो है हम ये काम कर सकते हैं या ये तरीका जो है वो हो सकता है। तो ये भी एक बच्चों को क्रिएटिविटी की तरफ लाने का, ख़ुद भी क्रिएटिव होने का और बच्चों को भी क्रिएटिविटी की तरफ लाने का तरीका है। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि टीचर को जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। अच्छा, ऑनेस्ट होने का मतलब खुदा ना खास्ता मेरा कतन ये नहीं है कि टीचर ऑनेस्ट नहीं होते। हर टीचर, चूँकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, अपने तौर पर पूरी कोशिश करता है कि वो तमाम वो काम जो कि एक ऑनेस्ट होने के नाते कि वो टीचिंग कर रहा है तो वो अपना लेसन प्लान करके आए, बेहतर ड्रेस अप होकर आए और जो है वो बेहतर अपना जो है वो सब्जेक्ट को तैयार करे, बेहतर टीचिंग मेथड्स हों, बच्चों को बेहतर नॉलेज दे, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ऑनेस्टी में कुछ चीज़ें ये भी रह जाती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट है या एक चीज़ है जो टीचर को नहीं पता या उस दिन मिस हो गई है, तो उस सूरत में ये है कि वो सिंपली बच्चों के सामने एक्सेप्ट कर ले कि ओह आज ये चीज़ तो मिस हो गई, आज मैं ये तो भूल गई, लेकिन इस चीज़ को हमें रूटीन नहीं बनानी चाहिए। कभी कभार ऐसा है तो ये ना करें कि हम उसको उल्टा सीधा कवर करा दें कि चलें बस हमने कराना है ना, नहीं, हमें ऑनेस्टी के साथ, ताकि बच्चों को भी पता हो कि इंसान है, कभी गलती हो जाती है, कभी इंसान, यानी ये ना हो कि रूटीन में हम चीज़ें भूल रहे हों या रूटीन में रोज़ हम यही काम करें कि आज ये भूल गया नहीं, कभी कभार अगर ऐसा हो गया है वीक में एक दफ़ा और हम कोई चीज़ भूल गए हैं और वो काम जो हमने कल कहा था कि हम ये करेंगे और भूल गए कि ओह ये तो आज रह गया, नहीं हम इंशाल्लाह कल इस काम को ज़रूर करेंगे और फिर उसको ज़रूर करें कल में, इसलिए कि ये वो चीज़ है जो बच्चों को ये बतानी है कि गलती या भूल कोई भी सकता है, लेकिन ये कि हमें जानबूझ के या हमें ख्याल ना करने की बुनियाद पर रोज़ नहीं भूलना। हाँ, कभी कभार भूलना है तो उसमें ये कि हमें ईमानदारी से बात बता देनी चाहिए। हमें बच्चों में फ़र्क नहीं रखना चाहिए उसमें ये कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शार्प है,
बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी ज़्यादातर तवज्जो लामहला उसी की तरफ जाती है। लेकिन ये कि हमारी ऑनेस्टी यही है कि हमें सब बच्चों को साथ लेके चलना है। तो वो बच्चा जो कि शार्प है या ज़हीन है या इंटेलिजेंट है या बहुत जल्दी काम करके लाता है, तो वो तो वैसे ही टीचर की गुड बुक में आ जाता है। लेकिन टीचर इस बात की पूरी कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए कि वो बच्चे जो वीक हैं, जो नहीं काम करके ला रहे हैं, उनके ऊपर भी तवज्जो दी जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर काम की तरफ आएँ और वो भी टीचर की गुड बुक में आ जाएँ। बिल्कुल इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई बच्चा है जो हमें लग रहा होता है कि ये क्लास में इग्नोर हो रहा है, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको जिस वजह से वो इग्नोर हो रहा है उस वजह को ख़त्म करें और उस बच्चे को जो है वो करीब लेकर आएँ। तो तकरीबन तमाम ही टीचर पूरी ऑनेस्टी के साथ कोशिश करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये कि जहाँ हमें लगे कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमें मतलब मज़ीद ऑनेस्ट होना है, तो उसके बारे में हमें ख्याल कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपके तवज्जो का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो कि हमने सिंगल नेशनल करिकुलम में सेट करनी है, उसमें हम किस तरीके से जो है वो लेसन को स्टार्ट करेंगे इफ़ेक्टिव डोमेन के मुताबिक। थैंक्स अ लॉट।